हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफ लाइज बिटवीन अस का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि आप लोगों को ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा एंड आप सभी लोग इस फैन फिक्शन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा एंड मुझे बताइएगा कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जी के चक्कर में बेचारा वीजिंग फंस चुका था। वांग जी वीजिंग को कभी यहाँ आने के लिए बोलता, कभी वहाँ जाने के लिए। एंड वांग जी को बोल सकते हैं वीजिंग से पूरी तरह से क्रेजी वाला प्यार हो चुका था। एंड बेचारा वीजिंग तो फंस चुका था। नाउ अभी वीजिंग ने सोच लिया था कि वो यहाँ से भागने की प्लानिंग करेगा। एंड वहीं दूसरी ओर वांग जी के कॉन्क्यूबेंस ने भी सोच लिया था कि अब वो वीजिंग को यानी कि जियांग यानली को मार डालेंगी। एंड उनका प्लान सक्सेसफुल भी आई थिंक सो हो जाएगा, क्या पता। एंड अभी देखते हैं मियान मियान और वीजिंग बैठा हुआ था, उसी के साथ वांग जी की सारी कॉन्क्यूबेंस थी। एंड वो खाने खाने के लिए बोल रही थी। मियान मियान कहती है पहले ये खाना तुम लोग टेस्ट करोगे ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो सभी के सभी बोल सकते हैं खाना टेस्ट करती हैं ना। इसके बाद मियान मियान बस वीजिंग को देखती है एंड सभी लोग खाना सर्व कर दिया जाता है। वीजिंग थैंक्स करता है सारी कॉन्क्यूबेंस को इतना डिलीशियस खाना खाने के लिए। एंड खाना वगैरह कंप्लीट होने के बाद वीजिंग मियान मियान के साथ लौट आता है। मियान मियान वीजिंग को देखती हुई कहती है, यानली मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, उनको बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। उनकी इस शुगर प्लेटेड वाली जो वॉइस है ना, उस पर यकीन मत करना। वो कभी भी तुम्हारी पीठ के पीछे छुरा घोंप सकती हैं। वीजिंग कहता है आई नो, मैं जानता हूँ, चिंता मत करो तुम मुझे लेकर। एंड थैंक्स हेल्पिंग मी एंड मुझे यहाँ सपोर्ट करने के लिए। वो बोलती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैन मैन स्माइल करते हैं एंड वो सब कुछ करेगी वीजिंग को यानी कि जियांग यानली को बचाने के लिए, क्योंकि जियांग यानली जो है वो उसके भाई की फेवरेट है, इसलिए वो ये सब कर रही थी। इसीलिए जियांग यानली को वो बचा रही थी अपनी बहुत से इन सभी वांग जी की बहुत ही क्रूर कॉन्क्यूबेंस थी, क्योंकि उसे पॉलिटिक्स की सारी चीज़ें आती थी। एंड नाउ अभी हम देखते हैं आज वीजिंग पूरी तरह से अपने सेम रूटीन को फॉलो करता है। एंड वो अपने क्वार्टर में आता है और उसके बाद अपने सारे सर्वेंट्स को बता देता है उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। नाउ वीजिंग मतलब सर्वेंट के कपड़े पहनकर जंप करता है और उसके बाद वो निकल जाता है फिर से वांग जी के पैलेस पर। एंड वांग जी को सब पता था कि वीजिंग कैसे आता है कैसे जाता है। वांग जी को इतना समझ आ गया था कि वीजिंग बहुत शातिर है। एंड वांग जी भी इंजॉय कर रहा था वीजिंग का ऐसे सफ़र करना। उसे अच्छा लग रहा था वीजिंग को ये सब करता हुआ देखकर। एंड वीजिंग ऐसी सब चीज़ें कर रहा था। नाउ अभी हम शाम का टाइम देखते हैं। फैमिली बैंक्वेट का दिन आ चुका था। एंड नाउ अभी बोल सकते हैं कि हॉल को सारी तरह से डेकोरेट कर दिया गया था। एंड फैमिली मेम्बर्स सभी लोग हॉल में आ चुके थे। वांग जी अभी बोल सकते हैं अपनी किंग वाली सीट पर बैठा हुआ था। एंड सभी लोग बोल सकते हैं कि अंदर आ चुके थे। एंड वांग जी को एक एक करके ग्रीट करके अपने अपनी जगह बैठ रहे थे। वांग जी ऑलरेडी ही अपनी जगह पे था। एंड जुयान भी मीटिंग हॉल में जो गुसु में मीटिंग होने वाली थी वहाँ पर वो लोग ऑलरेडी ही जा चुके थे, क्योंकि जुयान मीटिंग करने वाला था युनमिंग बॉर्डर के ऊपर एंड गुजू बॉर्डर के ऊपर। तो इसलिए वो जा चुके थे, क्योंकि वो ओबियसली गार्ड्स हैं तो वो जा चुके थे, रास्ते में ही थे। एंड हम अभी वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग भी अब हॉल में आ चुका था अपनी बोल सकते हैं सर्वेंट शाओयू के साथ। एंड आते ही वो अपनी सीट ले लेता है। एंड ये एक फैमिली बैंक्वेट था बट स्टिल यहाँ पे वीजिंग एंड शाओयू को इन्वाइटेड था। वीजिंग भी आ चुका था वहाँ पे। वीजिंग वांग जी को ग्रीट करता है। एंड वांग जी देखता है वीजिंग आज जियांग यानली की फॉर्म में था। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था जियांग यानली की फॉर्म के अंदर। वांग जी ने भी अभी बोल सकते हैं अपने रॉयल हम्फ पहने हुए थे और अपनी उसमें बेल्ट के अंदर वो बोल सकते हैं जेड ज्वेलरी पहनी हुई थी। हम कुछ टाइम के बाद के देखते हैं यहाँ पे लैंड किंग हैंगजून और रैन ई भी आ चुके थे। आज उन लोगों की स्पेशल सीट थी। एंड लैंड सिजू भी आ चुका था वहाँ पर। एंड वो वीजिंग को देखता है और उसके पास जाता है और उसकी ओर मतलब झुक जाता है, वीजिंग को ग्रीट करता है। एंड लैंड सिजू वीजिंग को शॉकिंगली देखता है, बोलता है वीजिंग मैंने तुम्हें देखा था कि तुम ब्रदर के घर पे रह रहे हो, आई मीन मेरा मतलब है उनके पैलेस पर रह रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना। वीजिंग देखता है और उसके बाद कहता है हाँ तुमने सही सुना है कि मैं तुम्हारे भाई के प्लेस पर रह रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने मुझे फोर्स किया है वहाँ पर रहने के लिए, सब कुछ करने के लिए। और उसने कहा था कि अगर मैं उसके पैलेस में नहीं रहूँगा तो वो मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, और अगर मैं उसे नहीं मिलता तो भी वो इन्वेस्टिगेशन करवाता। इसलिए मुझे इस फॉर्म के अंदर आना पड़ा। अगर वो नहीं करता तो यूनमिंग चला जाता और मेरे बारे में पता करता तो उसे मेरी सारी प्लानिंग के बारे में पता चल जाता। इसलिए मेरे पास एक ही ऑप्शन था, वापस आना। एंड इसके बाद लैंस से जो बोलता है ओह मुझे लगा तुम कभी वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आओगे, बट नाउ तुम्हारी प्लानिंग क्या है यहाँ से भागने की। वीजिंग बोलता है मेरे पास एक प्लान है।
लैंस जुई बोलता है अच्छा क्या है। एंड इसके बाद वीजिंग लैंस जुई को अपना सारा प्लान बता देता है। लैंस जुई बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। देन इसके बाद वो भी अपनी सीट बैठ जाता है। एंड वांग जी नोटिस करता है कि कुछ तो उन दोनों के बीच में चल रहा है। एंड उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वांग जी को सुनाई नहीं देता कि वो दोनों क्या बात कर रहे थे। इसलिए वांग जी को डाउट तो होता है, बट वो फिर उसे जाने देता है। नाउ कुछ टाइम के बाद का हम देखते हैं फैमिली बैंक्वेट पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका था। एंड सभी को फूड वगैरह सर्व किया जाता है। एंड वाइन वगैरह भी दी जाती है फैमिली मेम्बर्स को। वीजिंग ड्रिंक करता है, वो भी 2 वाइन्स के कप। वांग जी देखता है सरप्राइज होकर वीजिंग को। एंड इसके बाद हम चुपचाप करके फैमिली बैंक्वेट को ही देखते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एंड फैमिली बैंक्वेट के अंदर सारे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहाँ पर सिर्फ 2 लोग ही नहीं थे, लैन बिंगई और लैन सुशी, क्योंकि उन दोनों को जेल में डाला गया था इसीलिए। वांग जी फिर यानली को देखते हैं और बोलता है यानली तुम्हें ड्रिंक पसंद है, तुम्हें वाइन पसंद है। वीजिंग बोलता है ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी बोलता है ओके। फिर वांग जी वीजिंग के पास आता है और बोलता है हाँ हम दोनों ड्रिंक करेंगे सीक्रेटली। एंड वीजिंग के कान में विस्पर करता है। एंड वीजिंग की तो बॉडी में गूज़बम्स आ जाती हैं। एंड वो स्टिप हो जाता है। इसके बाद वीजिंग कहता है हैंग वांगचुन वैसे आशियन कहाँ पर है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी वीजिंग को देख के एक स्माइल करता है और बोलता है वो रॉयल फैमिली मेम्बर नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं हो सकता है। वांग जी और वीजिंग दोनों ही सच जानते थे, बट ऐसे कर रहे थे जैसे कि प्रिटेंड कर रहे हो पूरी तरह से एक दूसरे को। ना जानबूझकर वो लोग ऐसे ही करते हैं। एंड हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। फैमिली मेम्बर्स फुल ऑन बोल देते हैं, मेम्बर्स को एंजॉय करते हैं। हम दूसरी ओर लान सिचन को देखते हैं जो कि बोलते हैं यू। एंड हम दूसरी ओर देखते हैं शाओ यू को जो लान सिचन को देखती है। एंड देन फिर उनके फेस पर एक वार्म स्माइल थी। एंड नाउ हम देखते हैं वो उसके पास आती है। एंड इसके बाद लान सिचन कहते हैं मुझे यहाँ पे बहुत ही लॉनली फील हो रहा है एंड मुझे यहाँ पे कंपनी चाहिए तुम्हारी। ये सुनने के बाद तो शाओ यू के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है एंड वो ब्लश करती है। शाओ यू बहुत ही बोल देते हैं ब्लश कर रही थी। एंड ये सारी चीज़ें लान किंग हैंगजुन एंड उसी के साथ लानी भी देख रहे थे। एक सर्वेंट को देखते हैं जो वीजिंग के पास आती है और कहती है मैडम आपसे मिलने के लिए कोई आया है। एंड उसने कहा है कि वो आपका पुराना दोस्त है, सो आप चलेंगे हमारे साथ। उसने कहा कि वो यूनमिंग से आया है। वीजिंग अपना सिर हिलाता है, वांग जी को देखता है और बोलता है वांगचुन मुझे परमिशन दीजिए। वांग जी देखता है और बोलता है ठीक है। वीजिंग अपने मन में सोचता है वांग जी को देखते हुए मुझे पता है कि शायद हम अब इसके बाद कभी नहीं मिल पाएंगे, बट मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे अब जाना ही होगा। आई नो शायद हमारा मिलना किस्मत में ही नहीं है, एक साथ रहना बिल्कुल किस्मत में नहीं है। एंड ये सच है कि तुम एक ना एक दिन मेरी सच्चाई जान जाओगे और जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम पागल हो जाओगे। एंड अगर नहीं भी पता चले तो भी मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ कि मैं अपनी बॉडी को शेव करके शिफ्ट करके कैसे तुम्हारे पास आया हूँ। इसीलिए सभी लोगों के लिए सिक्योरिटी के लिए ये सही होगा कि मैं गायब हो जाऊँ, जैसे आया था वैसे ही। तो मुझे माफ़ करना बट मुझे अब जाना होगा। एंड इसके बाद वीजिंग उस हॉल से बाहर आता है। एंड जो सर्वेंट्स वगैरह थे क्वार्टर से वो भी आते हैं। एंड इसके बाद वीजिंग कुछ टाइम के बाद उस क्वार्टर के पास पहुंच जाता है, सर्वेंट्स को बोलता है बाहर रहना। एंड वो लोग रुक जाते हैं वहीं पे। वीजिंग जो है ना वो अंदर चला जाता है, वो बेड पे जाके बैठ जाता है। एंड इसके बाद जो सर्वेंट्स बाहर थे वो चले जाते हैं वहाँ से। वीजिंग को अचानक से कुछ साउंड आता है जैसे किसी ने डोर को लॉक कर दिया बाहर से। एंड वीजिंग बेड से उठता है, तुरंत ही वो डोर के पास आता है। एंड जैसे वो वहाँ पर आता है वीजिंग डोर ओपन करने की कोशिश करता है, बट डोर बंद था एंड बाहर से लॉक कर दिया गया था। एंड हम देखते हैं वीजिंग डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा था। कुछ टाइम के अंदर हम देखते हैं दूसरी साइड एक जगह ऐसी थी जहाँ पर वुड की चीज़ें रखी गई थी, कर्टेन्स थे। एंड वहाँ पर अचानक से आग लग जाती है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर सब कुछ चलना स्टार्ट हो जाता है। एंड वीजिंग अंदर से चिल्ला रहा था, वीजिंग शाउट करते हुए कहता है डोर ओपन करो, बट रूम के अंदर पूरी तरह से स्मोक फैल गया था। एंड वीजिंग को कफिंग होने लगती है, वीजिंग जोर जोर से खांसी करने लगता है एंड डोर को बजाने लगता है। वीजिंग डोर पर काफ़ी बार किक भी करता है बट कुछ नहीं होता। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं वांग जी वीजिंग का वेट कर रहा था। वीजिंग को गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था बट अभी भी वीजिंग वापस नहीं लौटा था। तो वांग जी सोचता है वो कहाँ गया, इतने टाइम तक उसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए। वांग जी सोच रहा था कि ये कहाँ चला गया। एंड हम देखते हैं एक गार्ड जल्दी से वांग जी के पास आता है। एंड इसके बाद वो अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है वांगजन। वांग जी अपनी सीट से उठ जाता है, उस गार्ड को देखता है और बोलता है क्या हुआ है ना। इसके बाद गार्ड बोलता है वो मैं क्या बताऊँ, हमारे पास जल्दी चलिए, हमारे साथ कुछ हुआ है। वांग जी बोलता है व्हाट क्या हुआ है। एंड इसके बाद गार्ड बोलता है मैडम गेस्ट रूम से गई थी, गेस्ट रूम में गई थी किसी से मिलने के लिए, बट अचानक से किसी ने क्वार्टर का डोर बाहर से बंद कर दिया और मैडम शायद अंदर ही थी। एंड कुछ टाइम के बाद वहाँ पर आग लग गई। एंड जब तक कि हम सब रियलाइज़ करते क्या हो रहा है, वहाँ पर चारों तरफ आग लग चुकी थी और स्मोक ही स्मोक था।
एंड हम डोर के पास गए तो हमने देखा डोर को अंदर से बंद किया गया है एंड अब कुछ भी नहीं है, चारों तरफ खत्म हो चुका है सब कुछ। वांग जी शॉकिंगली उस गार्ड को देखता है और उसके बाद वो तुरंत ही उस टेबल को भगा देता है जो कि अभी उसके सामने पड़ा हुआ था। वांग जी तुरंत ही उसके पास आता है, पता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड वांग जी बोलता है क्या वो सेफ है? ये सुनने के बाद वो गार्ड बोलता है जी नहीं, वो नहीं रही अब। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी तुरंत ही उस सर्वेंट की नेक पकड़ता है एंड उसे गुस्से में देखने लगता है और बोलता है ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। एंड वांग जी के हाथ कांप रहे थे बुरी तरह से। वांग जी उस गार्ड को तुरंत ही वहीं पर फेंक देता है। वो गार्ड तुरंत ही नीचे जाकर गिरता है। वांग जी बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता। लैन किंग हैंगचुन बोलते हैं हमें चलकर देखना होगा वहाँ पर। वांग जी चिंता मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, कुछ भी नहीं हुआ होगा। एंड वांग जी इसके बाद तुरंत ही क्वार्टर की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी का लॉन्ग हार्मफू एकदम हवा में लहरा रहा था एंड उसके फेस पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ ही टाइम के अंदर वांग जी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ वेंकट जो था ना उसे निकल कर सीधा पहुंच जाता है गेस्ट क्वार्टर के पास। एंड वो देखता है वांग जी के फादर भी वहीं पर थे, मदर्स भी थी एंड गार्ड्स भी थे। वो सब लोग देखने लगते हैं वहाँ से, बस अब धुआं बाहर निकल रहा था और कुछ भी नहीं बचा था वहाँ पर। एंड वांग जी के माइंड में बहुत बुरी तरह से सारी चीज़ें चल रही थी। वांग जी वहाँ पर आने के बाद देखता है पूरी तरह से ब्लैक स्मोक बाहर निकल रहा था एंड वांग जी अपना पैर वहीं पर स्टॉप कर चुका था। वो जाने में भी डर रहा था। वांग जी मम्मल करते बोलता नहीं बिल्कुल नहीं। उन वीजिंग की सारी मेमोरीज उसके माइंड में आ रही थी। वीजिंग का हंसना, क्यूटनेस, उसके शरारती करना। इस मोमेंट पर वांग जी बस वीजिंग के बारे में सोच रहा था एंड उसे नहीं दिमाग में लाना था कि वीजिंग नहीं है। नहीं, वांग जी वीजिंग को देखने के बारे में बस एकदम पागल हो चुका था। एंड हम देखते हैं कुछ ही टाइम के अंदर से 2 डेड बॉडीज निकाली जाती हैं, वो भी एक स्ट्रक्चर पर रखकर। एंड सभी लोग देख के शॉक। एंड सभी लोग देख रहे थे डेड बॉडीज़ पूरी तरह से जल चुकी थी एंड उन्हें ग्राउंड पर रख दिया गया था। वांग जी उन बॉडीज़ को पास जाकर देखता है एंड उनके कपड़े तक पूरी तरह से जल चुके थे, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा हुआ था। एंड इसके बाद एक गार्ड कहता है योर हाइनेस, ये बॉडीज़ हमें अंदर मिली हैं, ये दोनों मर चुके हैं, हमें बस यही मिला है। एंड इसके बाद वांग जी देखता है एंड उसे दिमाग में आता है रिंग। एंड विंग ने पहनी हुई थी वो रिंग। वांग जी उस चीज़ को नोटिस करता है, उसकी हाइट, बॉडी सब कुछ नोटिस करता है। एक तो बिल्कुल सिमिलर थी जियांग यानली की, मतलब पर्सनालिटी से। एंड दूसरी थी टॉल मस्कुलर विंग की, उसकी पर्सनालिटी से सिमिलर थी। वांग जी अपने मन में सोचता है ये तो जियांग यानली है एंड ये दूसरा कौन है। एक सर्वेंट बोलता है कि शायद ये हो सकता है मेड हो कोई, मेरा मतलब बीजिंग जिनसे मिलने के लिए आई थी हानली वो हो सकती है। एंड इसके बाद वांग जी सोचता है अपने मन में कि या तो बीजिंग अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होगा या फिर बोल सकते हैं कि ये दूसरी सर्वेंट होगी। एंड अगर दूसरा सर्वेंट है तो बीजिंग यानली की फॉर्म में होगा। एंड वांग जी दिमाग ख़राब हो चुका था। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी कन्फ्यूज़ था उन दो बॉडीज़ को देखने के बाद, क्योंकि एक मैन की थी दूसरी वुमेन की थी। अब वांग जी कन्फ्यूज़ हो रहा था, दोनों ही एक ज्ञानली की फॉर्म की थी एंड दूसरी विजिंग के मतलब बोल सकते बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग थी। लैनी बोलती है वो मर चुकी है। वांग जी डोर की ओर देखता है एंड वांग जी वहाँ पर देखता है लैन सेजुई को जो कि खड़ा हुआ था एंड वो भी बोल सकते हैं कि गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। इसके तुरंत ही बाद वांग जी वहाँ पर आता होता सेजुई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सेजुई वांग जी की ओर टर्न करता है ना, इसके बाद कहता है कक मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले से हूँ। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी कि यहाँ पे आग लग गई है तो मैं जल्दी यहाँ पर आ चुका था एंड मैंने देखा आपको कोई चिल्ला रहा था बट एंड मैंने गार्ड्स को बोला कि फायर को बंद करे, यहाँ पर कुछ तो करे। बट जब तक मैंने उन लोगों को ऑर्डर दिया सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, सब कुछ जल चुका था एंड सब खत्म हो गया। एंड इसके बाद लैन सेजुई वांग जी के शोल्डर को पकड़ता है, वांग जी पकड़ता है लैन सेजुई के शोल्डर को और बोलता है तुम श्योर हो कि तुमने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी? ऐसा नहीं हो सकता है। लैन सेजुई कहता है हाँ भाई मैंने सुना था, कोई चिल्ला रहा था अंदर से। एंड इसके बाद वांग जी सेजुई के हाथों को छोड़ देता है एंड वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी की आंखों से पहली बार आंसू की बूंद नीचे गिरती है एंड सभी लोग अपना सर नीचे कर लेते हैं। एंड आज पहली बार एम्परर रो रहा था उनका। एंड वांग जी बस अपनी आंखें बंद करके वीजिंग के बारे में सोचता है एंड उसे उसके दिल में दर्द होता है। वीजिंग, बस वांग जी के माइंड में भी यही चल रहा था। वांग जी अपने मन में सोच रहा था नहीं ये एक ड्रीम है, ये ड्रीम हो सकता है, वो मर नहीं सकता। वांग जी यही सोच रहा था एंड वांग जी यही मम्बल करते हुए बोल रहा था। वांग जी इसके बाद देखता है लैन सेजुई वांग जी के पास आता है और बोलता है ब्रदर डरिए मत, चिंता मत करिए, आप वीक मत पड़िए। एंड इसके बाद लैन किंग हैंगजुन वो अपने रूम्स की ओर चले जाते हैं क्योंकि अब क्या ही करे। उस रूम को भी देख रहे थे वो, अब जैसे कि मानो सब खत्म हो चुका था एंड कुछ भी नहीं बचा था।
उस लड़की को वांग जी बहुत पसंद करता था एंड ये लैन किंग हेंगजन और मैडम लैनी सभी लोग जानते थे ना। इसके बाद लैनी कहती है वांग जी हमें युनमिंग को ये इन्फॉर्म करना होगा। लैन किरण भी कहते हैं एंड इसके बाद लैन किरण बोल देते हैं, रिप्लाई करते हैं कि हमें उन्हें लेटर भेजकर सब इन्फॉर्म कर देना होगा। नाउ सब कुछ ख़त्म हो चुका है। नाउ इसके बाद हम देखते हैं लैन लिंगजियाओ जो कि बोलते हैं वांगजुन मुझे पता है कि ये किसने किया है। सडनली लैन लिंगजियाओ बोलते थे सारी कॉन्क्यूबेंस की ओर देखती है एंड वहीं पर वो आई थी। लैन लिंगजियाओ को वांग जी भी देखता है एंड सभी लोग वांग जी को देखते हैं। वांग जी बोलते हैं किसने किया है। लैन लिंगजियाओ सारी कॉन्क्यूबेंस की ओर टर्न करती है एंड सारी कॉन्क्यूबेंस शॉक। लैन लिंगजियाओ अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए उन सबकी ओर देखते हुए कहती है कि इन सब लोगों ने यानली को मारने का उसे जिंदा जलाने का प्लान बनाया था। अब की सारी कॉन्क्यूबेंस ने उन्होंने पहले तो यानली के साथ फ्रेंडशिप की एंड देन उन्हें जब चांस मिला तो वो उसे मार डालेगी। उन्होंने यही प्लानिंग की थी एंड जब वो उसके पास आई एंड जब उन्हें पूरी तरह से चांस मिल गया एंड वैसे भी फैमिली बैंक्वेट के अंदर उन्हें एक अच्छा सा आइडिया मिल चुका था तो इन्होंने वही किया। इन्होंने अपनी इस घटिया प्लानिंग को अंजाम दे दिया, उन्हें ट्रिक करके मार डाला एंड सारी कॉन्क्यूबेंस शॉक। फैंग बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, हमने उसे नहीं मारा। एंड इसके बाद एक कॉन्क्यूबाइन कहती है आप झूठ क्यों बोल रही हैं, हमें उसे नहीं मारा है। एंड ये सुनने के बाद लैन लिंगजाओ कहती है वांगजुन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सारी की सारी इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने ही उसे मारा है। वांग जी की फर्स्ट कॉन्क्यूबाइन लियिंग कहती है हमने उसे नहीं मारा है, हम इनोसेंट हैं, हम पर यकीन करिए। वांग जी बोलता सब लोग चुप हो जाओ। एंड ये सुनने के बाद सभी लोग देखने लगते हैं। वांग जी के सामने एक बहुत बड़ा सच आया था। मियान मियान लैन लिंग के सामने आती है एंड उसे एक जोरदार स्लैप मारती है। मियान मियान शाउट करते हुए कहती है मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि तुम लोग ऐसा कुछ मत करना, बट तुम लोगों ने इतनी घटिया प्लानिंग की यानली को मारने की और उसे मार ही डाला तुम लोगों ने। इतनी घटिया पॉलिटिक्स मैंने सोची नहीं थी। मियान मियान कहती ब्रदर वान लिंग जाओ जो कह रही है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने खुद ने देखा था ये जो आपकी सारी की सारी कॉन्क्यूबाइन है इन्होंने यानली के साथ फ्रेंडशिप की थी एंड यानली ने इन सब के साथ अग्री भी किया था दोस्त बनने के लिए। यानली को इन सब पे जैसे कि मानो थोड़ा बहुत ट्रस्ट हो गया होगा एंड वहीं दूसरी तरफ इन लोगों ने उसे मार डाला, वो भी इतनी घटिया प्लानिंग करके। भाई मैंने इन लोगों की सारी बातें सुनी थी, ये लोग यानली के साथ कभी अच्छे नहीं थे बट अचानक से ये लोग बहुत ही अच्छे से उसके साथ सब बिहेव करने लगे एंड इन्होंने इतना घटिया काम किया, उसे जलाकर मार डाला। एंड सडनली उनका बिहेवियर चेंज होने की वजह से मुझे इन पे डाउट हुआ था और मैंने इन्हें कहा भी था, बट इन लोगों ने तो सच में उसे मार डाला, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वांग जी म्यान म्यान की बातों पर ट्रस्ट करता है क्योंकि उसने हमेशा से वीजिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए इन कॉन्क्यूबाइंस को सबक सिखाया है एंड म्यान म्यान के पास झूठ बोलने के लिए तो कोई कारण ही नहीं है, इसीलिए एंड सारी की सारी कॉन्क्यूबाइंस अब बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी क्योंकि अब वांग जी का खून बॉईल कर रहा था। वांग जी गुस्से में उन सबको देखता है, वांग जी की आईज गुस्से में रेड हो चुकी थी। इसके बाद वांग जी सारे गार्ड्स को बुलाता है वहाँ पर एंड बोलता है इन कॉन्क्यूबाइंस को बंद कर दो सभी को सभी, एंड किसी को भी खाना पानी कुछ मत देना जब तक कि ये मर न जाए सारी की सारी। वांग जी गुस्से में डीप वॉइस में बोलता है एंड सभी कॉन्क्यूबाइन शाउट करने लगती है और बोल सकती हैं कि वो ऐसा नहीं कर रही थी एंड सभी लोग भागने की कोशिश करते हैं, छूटने की कोशिश करते हैं, पर सारे गार्ड्स उन्हें पकड़ते हैं, उनके हाथों को बांधते हैं एंड सारी कॉन्क्यूबाइंस को बोल सकते हैं कि वहाँ से ले जाया जाता है एंड सभी को ब्लैक क्लॉथ के अंदर उनके चेहरे पर कवर करके वहाँ से भेज दिया जाता है, वो भी जेल के अंदर। एंड हम दूसरी ओर देखते हैं फाइनली सारी की सारी कॉन्क्यूबाइन जा चुकी थी। लैन लिंग जाओ अपने मन में सोचती फाइनली एक तीर से मैंने दो शिकार कर दिए हैं, फर्स्ट यानली को मार डाला एंड दूसरी इन बेवकूफ फकिंग कॉन्क्यूबाइंस को भी मार डाला है। आई एम सॉरी एवरीवन कॉन्क्यूबाइंस, बट मैं क्या करूं, मुझे झूठ बोलना पड़ा तुम लोगों से, हाँ मुझे फेक सपोर्ट दिखाना पड़ा यानली को मारने के लिए तुम लोगों के साथ, क्या करूं, मेरी दोनों ही चाल काम कर गई, तुम लोग भी चली गई एंड वांग जी के लिए वो प्यारी यानली भी मर चुकी है। नाउ वान लिंगजाओ ने तो बहुत ही अच्छा प्लान खेला था, उसने एक साथ सच में यानली को मरवा दिया दोनों कॉन्क्यूबाइंस का यूज़ करके, यानी कि वांग जी की जितनी 10 की 10 कॉन्क्यूबाइन थी उनका बोल सकते हैं फेक सपोर्ट वाला सिस्टम दिखाकर यानली को मार डाला एंड वांग जी के सामने इनोसेंट बन के उसने मरवा डाला इन सभी कॉन्क्यूबाइंस को, क्योंकि वो अब जानते हैं सच में ये कॉन्क्यूबाइंस उसके ट्रैप में फंस चुकी थी। एंड लैंस जोई अभी बोल सकते वांग जी के सामने आता है एंड फाइनली बैंक्वेट पूरी तरह से रुक चुका था। लैंस जोई सभी लोगों को बता देता है एंड लैंस जोई को भी बोल सकते हैं लैंस सिजन को इन्फॉर्म कर देता है और बता देता है कि यानली मर चुकी है। लैंस सिजन को बहुत बड़ा शौक लगता है, शाओ यू मतलब जानती थी प्रिंसेस को एंड देन वो डेड हो चुकी हैं तो वो बहुत बुरी तरह से रोती है, क्योंकि शाओ यू के लिए तो उसकी प्रिंसेस काफ़ी मायने रखती थी तो वो बहुत बुरी तरह से रोती है। हम अब देखते हैं एक अलग जगह पर
एक पर्सन घोड़े पर बैठा हुआ था एंड वो बहुत ही तेज़ी से फास्टली रन कर रहा था एंड पर्सन बिल्कुल चुपचाप था। उसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे पूरी तरह से एंड उसके फेस पर टेंशन थी एंड यस ये कोई और नहीं हमारा वीइंग था। वीइंग घोड़े पर था एंड वो स्पीड में अपने घोड़े को चला रहा था और अपने मन में सोच रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए हैंग वांगजुन, बट मेरे पास ये एक ही रास्ता था कि मैं वापस अपनी दुनिया में लौट सकता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा बट नाउ अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मेरे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य था मेरे देश वापस लौटना एंड मुझे अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए वापस अपने किंगडम जियांग सेक्ट लौटना ही होगा। एंड मैं होप करता हूँ कि आप मेरी इस डेथ में पूरी तरह से अपने आप को भुला देंगे एंड मुझे भी भूल जाएंगे एंड मेरी बहन अपनी लाइफ में खुश रहेगी वहाँ पर जनजूशन के साथ और यहाँ आपके लिए यानली मर चुकी है। नाउ सब चीज़ों का एंड हो चुका है और हमारी कहानी भी यहीं पर ख़त्म होती है। अब कुछ भी नहीं है। वीइंग की आंखों से आंसू गिरते हैं एंड उसके मन में भी फीलिंग्स थी वांगजी के लिए, बट उसकी फीलिंग्स वांगजी को बोल सकते हैं भूलने के लिए ज़्यादा थी एंड वो अपने सेक्ट को नहीं भूल सकता था, इसीलिए वो वापस अपने सेक्ट आ चुका था। वीइंग बॉर्डर के पास आता है, अपने घोड़े को स्टॉप करता है एंड इसके बाद वो उस जेड हेयरपिन को अपने बालों से निकालता है, अपने रोब से बाहर निकालता है, उसे अपने हाथों में लेता है, उसे देखता है एंड वीइंग उसे देखने के बाद उस पर किस करता है, फिर उस हेयरपिन को अपने पोनीटेल के अंदर लगाता है एंड वीइंग के लिए ये बहुत प्रीशियस थी क्योंकि ये हैंग वांगजुन ने उसे दी थी एंड ये हैंग वांगजुन के लिए बहुत प्यारी थी, बोल सकते हैं उसे खुद ने दी थी। तो वीइंग उस वांगजी की दी हुई हेयरपिन को अपने बालों में लगाता है और अपने घोड़े को कमांड देता है। नाउ फिर से वो यहाँ से चलना स्टार्ट कर देता है एंड एक लंबा रास्ता तय करने के बाद वीइंग फाइनली बोल सकते हैं कि पहुँच चुका था। उसने इस रास्ते के अंदर कभी कभी खाना पानी के लिए बोल सकते हैं कि खाना वगैरह जो था वो अपने साथ ही ले लिया था क्योंकि उसे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आना था एंड वांगजी को ये सब चीज़ें बनवाने के अंदर लैन सेजुई का बहुत बड़ा हाथ था। लैन सेजुई की वजह से ही वियिंग भाग आया था वहाँ से फाइनली एंड एक्चुअली वीजिंग ने बोल सकते हैं कि ये प्लानिंग पहले ही सुन ली थी, जो कॉन्क्यूबाइंस उसे मारने का प्लानिंग कर रही थी एंड उसने सोच लिया था कि ये उसके पास बेस्ट ऑप्शन है यहाँ से भागने का, क्योंकि वैसे भी वो सारी की सारी कॉन्क्यूबाइन मिलकर वांगजी की उसे मारना ही चाहती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो वीजिंग ने जानबूझकर अपने आप को ही वहाँ पर कैद करवाया था एंड वीजिंग ने अपना सारा प्लान लैन सेजुई को बता दिया था और लैन सेजुई ने वीजिंग के हाइट के दिखने वाली दो बोल सकते हैं कि बॉडीज़ को पहले से ही वहाँ पे प्लांट कर दिया था ताकि वीजिंग की डेड को डेथ को सब लोग एक्सेप्ट कर लें एंड क्वार्टर के अंदर बॉडीज़ वगैरह रखने के बाद वो चला गया था क्योंकि वीजिंग को पता था अगर ये ऐसी टाइप की दो बॉडीज़ वहाँ पर रखेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि वीजिंग मर चुका है एंड एक मैन की थी दूसरी वुमेन की थी एंड वांगजी को यकीन हो जाएगा क्योंकि जो बॉडीज़ थी वो पूरी की पूरी यानली की शेप की थी एंड दूसरी वीजिंग की शेप की थी, तो पूरी तरह से और वैसे भी बॉडीज़ को कोई जलने के बाद नहीं पहचान पाएगा, तो उस टाइम पे तो कोई भी और टेक्नोलॉजी तो है नहीं उन लोगों के पास। नाउ वीजिंग काफ़ी टाइम ट्रैवल करने के बाद पहुंच चुका था अब वापस यूनमिंग सेक्ट एंड नेक्स्ट अब वो गुसू को देखता है। वीजिंग यूनमिंग आ चुका था एंड हम दूसरी ओर देखते हैं उसने जूयान को पहले ही देख लिया था क्योंकि वो लोग ऑब्वियसली आ चुके थे यहाँ पर, बॉर्डर पर ही ये मीटिंग होने वाली थी क्योंकि वीजिंग को यहाँ पर आना था तो वो आ चुका था। वीजिंग एक लॉन्ग जर्नी को कंप्लीट करके आ चुका था, वो बिल्कुल भी नहीं रुका क्योंकि उसे पता था आज जूयान यहाँ पर आने वाला है, यानी कि वांगजी का जो वॉरियर था, यानी कि वो आने वाला था वीजिंग के साथ। वीजिंग वहाँ पर बॉर्डर के पास पहुँच चुका था, उसने मास्क पहना हुआ था एंड जैसे ही शू यांग वीजिंग को देखता है जल्दी से उसके पास आता है एंड वहाँ पर काफ़ी सारे आर्मी के लोग थे। वीजिंग घोड़े से उतर कर आता है एंड नाउ सोल्जर्स वीजिंग को पहचान जाते हैं, ऑब्वियसली ये उनका वार जनरल वी वुजियान था तो वो उसे पहचान देते हैं, यीलिंग पेट्रियार्क है। वहाँ पर आने के तुरंत ही बाद वीजिंग बोलता है शू यांग कहाँ पर है। कुछ ही टाइम के अंदर शू यांग को सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया जाता है। शू यांग इमीडिएटली अपनी सारी सेना को लेकर वीजिंग के पास आता है, वो दोनों एक दूसरे को दिखते हैं। काफ़ी टाइम के बाद उन लोगों ने एक दूसरे से मुलाकात की थी। शू यांग देखता है, बोलता है वीजिंग तुम ठीक तो हो ना। वीजिंग अपना सिर हमें हिलाता है एंड शू यांग उसे देखता है और बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग। वो बोलते हैं हम भी सब सही हैं। शू यांग बोलता है क्या हुआ है बताओगे हमें, तुम यहाँ पे। एंड इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग उसे बता देता है कि वो कैसे आया था। वो सोचते हैं कि वो बाद में डिस्कस कर लेंगे वो कैसे आया, बट फिलहाल के लिए उनके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जिन पे बात करना ज़रूरी है। हाँ, इसके बाद वीजिंग आता है और उसके बाद वो पहले तो अच्छे से बात लेता है क्योंकि वीजिंग एक लॉन्ग जर्नी करके आया था, तो वीजिंग अच्छे से बात लेता है। बात वगैरह लेने के बाद वीजिंग अपने आप को बहुत ही अच्छे से रिलैक्स फील करता है। वीजिंग अपनी क्लॉथ वगैरह वियर करता है, अच्छे से रेडी होता है। वहीं दूसरी ओर जो यांग भी ऑब्वियसली पहुंच चुका था, वो पहले रेस्ट कर रहे थे एंड जैसे ही उनका रेस्टिंग वगैरह का काम कंप्लीट होता है वो लोग बॉर्डर के पास आते हैं। यीलिंग पैट्रियार्क भी अपनी आर्मी के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था जो यांग के साथ मीटिंग करने के लिए। फिर जो यान और बोल सकते हैं यीलिंग पैट्रियार्क मिलकर जो भी प्लानिंग थी उसे डिस्कस करते हैं
वैंस के अगेन। एंड नाउ दोनों का प्लान यही था कि वो वैंस का वेट नहीं करेंगे, उन पर अटैक करने के लिए वो पहले ही उन पर अटैक करेंगे ताकि उन्हें चांस ही न मिले। एंड वी यिंग और जुयान दोनों ही इस चीज़ पे अग्री करते हैं। दोनों ही हाई सिक्योरिटी को गुसू और युनमिंग के बॉर्डर्स पर लगाएंगे ताकि वैंस उन पे अटैक ना कर सके एंड वो अपने राज्यों को बचा सके। जुयान पहले ही अपनी आर्मी को कलेक्ट कर चुका था एंड वी यिंग भी सेम वही करता है एंड लेटर भेज के वो कह देता है कि उन्हें और भी ज़्यादा आर्मी को चाहिए। एंड हम किशान के अंदर देखते हैं जुयान जो है ना वो यिलिंग पेट्रियार्क के साथ बॉर्डर्स को किशान के ब्रेक करके पहुंच जाता है एंड आर्मी भी वहां पर पहुंच चुकी थी एंड वो वैंस सैनिकों को मारना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही प्लानिंग करके रखी हुई थी। तो चारों तरफ अटैक हो रहा था एंड सभी लोग मर रहे थे और ये अटैक की वैंस करें इससे पहले वीइंग को एंड जो बोल सकते हैं जुयान था उसे कर लेना चाहिए। शू यांग भी अटैक कर रहा था वैंस के ऊपर एंड यिलिंग पैट्रियार्क सब लोग उनका साथ दे रहे थे एंड वॉर बहुत ही लंबे टाइम तक चलती है एंड ऐसे ही करके हम देखते हैं कुछ वीक गुजर जाते हैं बट यिलिंग पैट्रियार्क एंड जू यांग की आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, नंबर 1 बिगेस्ट आर्मी थी। जब यिलिंग पैट्रियार्क किसी के साथ मिलता है तो उसे डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद वो लोग सीधा पैलेस में पहुंच जाते हैं। जो नॉर्मल लोग थे वहाँ के रहने वाले उन्हें कोई हार्म नहीं किया जाता। यिलिंग पैट्रियार्क और जू यांग सारे लोगों को मारते हुए पहुंच जाते हैं। वो लोग सबसे पहले महल पर अटैक करते हैं। सबसे पहले मारा जाता है वैन चाओ वीजिंग के हाथों और वैन रूहान एंड वहीं जुयान वैन जोलियो को मारता है और वैन शू को मारता है एंड पूरी तरह से बोल सकते हैं कि तबाह हो चुका था। हम दूसरी ओर देखते हैं लास्ट के अंदर वैन निंग और वैन किंग बचते हैं जो कि वहाँ से जा चुके थे क्योंकि वो दोनों बहुत ही इनोसेंट थे तो उन्हें वैसे भी छोड़ दिया जाता है क्योंकि उन्होंने कभी इनोसेंट लोगों को नहीं मारा था और वार वगैरह से उन लोगों का कोई नाता ही नहीं था। यिलिंग पैट्रियार्क एंड जो बोल सकते हैं जुयान था वो बहुत ही बड़ी बोल सकते हैं ग्रेट एक विक्ट्री उन्होंने जीती थी। उन्होंने युद्ध को जीत लिया था। किशान अब पूरी तरह से उन लोगों के हाथों हारा जा चुका था एंड सभी लोग बोल सकते हैं बहुत ही खुश थे अपनी इस जीत पर क्योंकि फैंस लोग तो वैसे ही भी बहुत ही क्रूर थे तो उन्हें मारा जाना तो तय ही था। एंड यिलिंग पैट्रियार्क जुयान सारे लोगों को मारने के बाद हम देखते हैं अपना फ्लैग वहाँ पर लहरा देते हैं एंड जुयान जो है ना वो काफ़ी सिमिलरिटी फील करता है मतलब उसे देखने के बाद वीइंग के अंदर एंड वीइंग अपना सिर हिलाता है दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। नाउ अभी उनका बोल सकते हैं कि प्लान था कुछ और चीज़ें करने का। सब कुछ उनका जो प्लानिंग हुई वो सडनली हुई एंड काफ़ी अच्छे से उन लोगों ने किया भी सब कुछ। उन्होंने काफ़ी अच्छे से सब लोगों को हरा दिया। नाउ अब यहाँ से ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी। वी यिंग वैन किंग के साथ अभी येलिंग पहुंच चुका था यानी कि एक तरह से बोले कि येलिंग नहीं युनमिंग पहुंच चुका था वो एंड वैन किंग को देखते हैं। वैन किंग बोलते हैं येलिंग पैट्रियार्क मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए। वी यिंग बोलता है जी बोलिए। नाउ इसके बाद वैन किंग कहती है इस वॉर की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं या ये कहीं कि पूरी तरह से चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी है। बहुत सारी वुमेंस ऐसी है जिन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया। मैं इस एरिया को हैंडल करना चाहती हूँ, इस सब चीज़ों को संभालना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता हस्बैंड वाइफ्स हर किसी न किसी ने किसी चीज़ को खोया है, किसी अपने को खोया है एंड उनका अब कोई भी नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ आपसे परमिशन कि आप उनसे बोले एम्परर से कि हमारी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। इन इनोसेंट लोगों की कोई गलती नहीं है, इन्होंने किसी को नहीं मारा है। अगर आप एम्परर को बोलेंगे तो हो सकता है वो हमारी मदद करें और हमारे दर्द को भी समझें। ये सुनने के बाद वी यिंग देखता और बोलता है ठीक है आप मेरे साथ लोटस भी हरा सकती हैं। इसके बाद यिलिंग पैट्रियार्क को देख के वैन किंग बोलते थैंक यू सो मच यिलिंग पैट्रियार्क एंड इसके बाद हम देखते हैं वैन किंग बोलती है आप यहाँ पर रहकर थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप थक गए होंगे इतनी सारी चीज़ें करने की वजह से। नाउ हम देखते हैं वैन किंग के बारे में। वैन किंग 22 साल की है एंड वो वैन रूहान की एज अ नाइस थी एंड वो वहीं पर रहते थे। युनमिंग बोल सकते हैं कि उसी के प्लेस पर रहते थे एंड वैन किंग का एक भाई भी है छोटा वैन निंग एंड वो कभी भी वॉर्स वगैरह इन सब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते थे क्योंकि उन्हें ये पसंद ही नहीं था। बट कहते हैं ना नाम तो जुड़ ही जाता है क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत बुरी होती है। एक बार अगर कोई पॉलिटिक्स में चला जाता है तो बस उसे पावर्स चाहिए होती हैं और पावरफुल बनना होता है। बट उसके भाई को और वैन किंग को दोनों को ही नहीं जरूरत थी इन सब चीज़ों की। वैन निंग के बारे में जान लेते हैं वो कि वैन किंग का ऑब्वियसली छोटा भाई था एंड दोनों के दोनों अपने मदर पेरेंट्स को खो चुके थे। उनकी ग्रैंड माँ ने ही उन्हीं के साथ रहकर पाला उन्हें पोसा बड़ा किया था। एंड इसके बाद वीजिंग कहता है ठीक है थैंक यू एंड नाउ इसके बाद हम देखते हैं वहीं पर एक सेपरेट रूम वगैरह उन्हें दिया जाता है। 2 वीक्स के बाद हम देखते हैं वॉर फाइनली शांत हो चुकी थी एंड नाइट को जुयान एंड वीइंग अपने अपने रूम्स के अंदर पूरी तरह से रेस्ट कर चुके थे। मिड नाइट को वीइंग को कुछ नॉइज़ सुनाई देती है एंड वीइंग अचानक से उठ जाता है एंड वो रूम से बाहर निकल कर आता है एंड ये नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा लाउड थी एंड ये चिल्लाने की वॉइस थी, रोने की और वैन किंग की थी।
एंड वीइंग जब ये सुनता है जल्दी से वो अपना मास्क पहनता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे जानना था आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। एंड वीइंग हॉल के अंदर आता है एंड गार्ड जो है ना आउटसाइड खड़ा हुआ था, वैन निंग वहीं पर था। वैन निंग जो है ना वो वीइंग की आवाज़ सुनता है एंड वैन किंग रो रही थी एंड उसकी वॉइस बोल सकते हैं कि उसके भाई तक भी जा रही थी। वीइंग जल्दी से वहाँ पर आता है। ज़ुयान बोलता है हीलिंग पैट्रियार्क क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड ये सुनने के बाद वो बोलता है पता नहीं क्या हो रहा है, चलिए हम लोग चल के देखते हैं। एंड नाउ इसके बाद ज़ुयान और वीइंग दोनों ही आगे आते हैं। तभी वो देखते हैं सुशे ने अपनी तलवार रखी हुई थी, वो भी हम देखते हैं वैन निंग के भाई के नेक पर। एंड वैन किंग पूरी तरह से रो रही थी अपने भाई के लिए। एंड हम देखते हैं वीइंग अपने मन में सोचता है ये तो जेल में था ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है सुशे। एंड इसके बाद हम देखते हैं जो सुशे था वो शाउट करते हुए वहाँ पर खड़ा हुआ था। एंड हम दूसरी ओर ज़ुयान को देखते हैं जो चिल्ला कर कहता है सुशे उसे छोड़ दो। वीइंग भी कहता है उसे छोड़ो। सुशे हम देखते हैं वैन निंग की नाक को कट करने वाला था, बट सुशे उसकी ओर तलवार फेंकता है, उसके हाथ पर लग जाती है। एंड सुशे का हाथ कट कर नीचे गिर जाता है उसके शोल्डर से ही। एंड वो जल्दी से जाता है, वीइंग जो है ना वो सुशे को पकड़ता है उसे मारने के लिए। एंड वो तुरंत ही अपने तलवार से उसके नेक को काट देता है एंड उसका सर उसकी बॉडी से अलग हो चुका था। वीइंग ने तो उसकी गर्दन ही उड़ा डाली क्योंकि वो था ही इस काम का। आज फाइनली इस सुशे का काम तमाम हो गया क्योंकि यही था मेन रीज़न ये वॉर करने वाला। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। हम देखते हैं क्या वांग जी को मिल पाएगा वीइंग, देखते हैं कि आपको क्या लगता है क्या इनकी कहानी खत्म हो चुकी है या फिर कहानी में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। बाय बाय एवरीवन, मुझे बताना कमेंट में आज का पार्ट कैसा लगा आप लोगों को।